और ख़बरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ ने जर्मनी के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनकर दुनिया भर में मौजूद उनके करोड़ों मद्दाह, करोड़ों फैन गमगीन हो गए हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दक्कन के मशहूर कॉमेडियन हामिद कमाल साहब। हामिद कमाल साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, एक कॉमेडियन पूरी दुनिया को वो हंसाता है, पूरी दुनिया के चेहरे पर वो अपनी अदाकारी से, अपनी कॉमेडी से मुस्कुराहटें बिखेरता है, और ऐसे में उमर शरीफ साहब जिनका ताल्लुक़ जो है एक ऐसी दुनिया से रहा है जिनका नाम किसी भी मोहताज तारुफ का मोहताज नहीं है, उनके इंतकाल की खबर एक ऐसा नुकसान जो कि नाकाबिले तलाफ़ी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये जो नाकाबिल तलाफी नुकसान का जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है हर बड़ी शख्सियत के इंतकाल पर, तो जब इस दुनिया में आते हैं लोग तो जाना तो पड़ता ही है कभी ना कभी। बहरहाल अफसोस और दुख बहुत है आम लोगों को भी, शायकीन को तंज़-ए-मिज़ाह के, और मुझे बज़ाती तौर पर भी बहुत दुख पहुंचा है इस बात का कि उमर शरीफ साहब नहीं रहे। और सबसे ज्यादा दुख की बात ये रही कि पिछले 20-25 दिन पहले अफवाहें गश्त कर रही थी कि उमर शरीफ नहीं रहे, तो मैंने जाती तौर पर पाकिस्तान के जो मेरे फनकार हैं जाने पहचाने, तो उनसे मैंने दरियाफ्त किया। अजीज मियाँ के फर्जंद हैं जुनैद साहब थे, और दूसरे कॉमेडियंस भी हैं, उनसे भी मैंने जाती तौर पर कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इंतकाल तो नहीं कर गए लेकिन अलील जरूर हैं। तो उन्होंने तस्वीर भी भेजी मेरे पास जाती तौर पर, जब वो मतलब बेड पे पड़े हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, तो उनकी चेहरे की बात करना भी बराबर नहीं आ रहा था उनको। तो उसी दिन लग रहा था कि हम दुआ तो खैर सभी कर रहे थे कि अल्लाह उनको बक़ैद हयात रखे और उनका इलाज हो जाए, लेकिन क्या है कि वक्त आ चुका था। लेकिन एक और दुख की बात है ये कि हामिद कमाल साहब, उमर शरीफ साहब का जब भी नाम आता है, आप भी इस बात को हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी अदाकारी का शोबा जहां पे उन्होंने कई नकूश छोड़े हैं। कोई याद उनकी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे इस वक्त? हाँ, मैं अब ये वो यादें तो जाहिर है अब उभर के आएंगी ना। तो मैं 95 में मैंने दुबई के अंदर, दुबई में शो हुआ था, जहाँ से पाकिस्तान के फनकार गए थे, यहाँ से हम लोग गए थे, तो बड़ी अच्छी मुलाकातें रही। स्टेज पर काम किया एक साथ, तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही, और बहुत ही हद से ज्यादा क्या कहते हैं उनको, हाजिर जवाब वो रहे हैं। सिर्फ स्टेज पर नहीं, स्टेज के बाहर भी इतनी बर्जस्तगी उनके जुमलों में, इतनी के बयान से बाहर कि हम फनकार लोग भी हंसने पर मजबूर हो जाते थे। तो वो एक मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। उसके बाद फिर 2008 में शायद हैदराबाद आए थे वो, तो उनका एक शो भी हुआ था यहाँ पर पब्लिक गार्डन के ओपन ग्राउंड में, और रामोजी फिल्म सिटी में एक किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो वहाँ जाती तौर पर मुझे मिलने का मौका मिला उमर भाई से। मैं, मेरे साथी सुभानी, हबीब खदीर, हम तीनों जाकर मिले। तो बहरहाल उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत रिस्पांस दिया हम लोगों को, और ये कहने लगे कि भाई मैंने इतने सारे ड्रामे पेश कर दिए हैं, आपने दूसरा नहीं किया अब तक देवर मतवाले के अलावा। तो मैंने फिर उनको बताया, उमर भाई देवर मतवाले हमारे ग्रुप का नाम है, ये ड्रामों या खाकों का नाम नहीं है। खाके ड्रामे तो बनते ही रहते हैं अलग अलग उन्वानों से। बहरहाल जाती तौर पर बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हिंदो पाक के सबसे ज्यादा मकबूल तरीन कमाल साहब, आपकी इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आप
क्या समझते हैं कि इस तरह के जो अदाकार हैं जिन्होंने ताल्लुकात को जो भी आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती देने के लिए बेहद अहम रोल अदा किया है? जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछले जो दहे में हमारे इंडिया में एक टेलीविजन शो बड़ा मशहूर हुआ था ना, कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था। वैसे तो बाद में पाकिस्तान के बहुत सारे उनके शागिर्द जो उमर शरीफ साहब के ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किया करते थे, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करने आए थे और सबके सब उमर शरीफ की नकल कर रहे थे। बल्कि रऊफ लाला उनके एक ऐसे फनकार थे जो छोटे छोटे रोल करते थे उमर शरीफ के ड्रामों में। तो उनसे 2013 में मेरी मुलाकात हुई थी जेद्दा में। तो रऊफ लाला ने भी इतराफ किया था कि भाई मैं मिजाहकार नहीं हूँ, मैं सिर्फ ड्रामों में एक एक्टर हूँ। हैदराबाद आपके हिंदुस्तानियों ने मुझे बहुत ही ज्यादा एजाज बख्श दिया। तो बहरहाल सबके सब फनकार जिसके कराची पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो उमर शरीफ साहब के ही कहे गए लतीफों को पेश करते रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यहाँ हिंदुस्तान के भी कुछ फनकार वही डगर पर चल रहे हैं। हालांकि मैं उमर शरीफ साहब की कोई शान में कमी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनसे ज्यादा फैन रहा हूँ, मद्दाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये वो कलाकार रहे हैं जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं रहे, जिन्होंने सरहदों की परवाह किए बिना बेहद अहम रोल भी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में अदा किया है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, ख़ास तौर पर स्टेज की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं स्टेज से क्या वो दूरी इख्तियार कर रही है, जबकि आपने खुद कहा कि उमर शरीफ साहब का जो बर्जस्तगी थी वो कमाल की थी, उनकी जो टाइमिंग थी उसके वाकई सब मद्दाह थे। बेशक सही। वैसे ये स्टेज कॉमेडी का इंडिया में उतना दिखरा सुथरा मिजाज करने वाले तो कम होते जा रहे हैं। रंग बदल गया, ढंग बदल गया, और कराची के या पाकिस्तान के दूसरे फनकार भी कोई ऐसा नहीं आया कि दूसरा जिसे हम उमर शरीफ का नेमुल बदल समझ सके। बिल्कुल ना आएगा जी। और उनकी सबसे और एक अच्छाई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के को मिलाने के लिए दिलों का मैल दूर करने की भी उन्होंने कोशिश की, पहल की। और वो हिंदुस्तान आए, बम्बई में लाफ्टर शो के जज बने रहे, और यहाँ के फंक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर जो थे। 12 अच्छे बाकिरदार फनकार रहे हैं, और उनकी खिदमत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तंज़-ओ-मिज़ा की जो उनकी खिदमत है, नए नए अंदाज की कॉमेडी करते थे वो, मगर उर्दू का क्या अंदाज बयान होता था वाकई, वैसे कहाँ रहे ऐसे बोलने वाले। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, और बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हैदराबाद के मशहूर कॉमेडियन हामिद कमाल साहब से, जो कि उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर अपने जज्बात का यहाँ पर इजहार कर रहे थे। सज्जाद लोन ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया है। सज्जाद लोन कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला पीपल्स कॉन्फ्रेंस को तायद फराहम करें। सज्जाद लोन के मुताबिक अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट तकसीम ना हो, तो वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत करें। हरियाणा हुकूमत के जरिए धान की फसल वसूली मौखर किए जाने से किसान नाराज हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। करनाल और अंबाला में किसानों ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। इस बीच एहतजाजी किसानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़पें भी हुई। किसानों ने रास्ते में खड़ी की गई रुकावटों को अबूर करने की कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प भी देखने में आई। किसानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। करनाल में उजाला मनोहरलाल खट्टर के घर के बाहर किसान जमा हैं। जो कट्टर सरकार ने 11 तरीका किया, किसानों के साथ बहुत बड़ी वो करी चीज जुल्म करिया, और किसानों की फसलें पक के तैयार हो रही हैं, और इसने जो एक तरीके कह के वो फिर वो 11 तरीक दे दिया है, तो उसके लिए हम नया आदर दिया है। सरकार जानबूझकर लेट कर रही है, 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर पर लेगी।
और कल भी पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट हुए हैं। करनाल में भी मार्केट कमेटी दफ्तर का ताला मार के किसान बैठे रहे और सरकार की ओर से कोई इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री कहता था नए कानून आ गया, आप अपनी धान कहीं भी जाके बेच सकते हो। तो मुख्यमंत्री के घर के आगे जाके आज धान बिकेगा। एक तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया कि जो हमारी खरीद है, जो हमेशा 1967 से लेकर आज तक 1 तारीख को शुरू हो जाती थी, इस बार इन्होंने 1 तारीख को हटाकर उसको 11 तारीख तक कर दिया। और उसी के आक्रोश में हमने कल ऐलान किया था कि अगर यह सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो हम परमानेंट धरना सीएम के घर के सामने लगा देंगे। इन्होंने बैरिकेड लगाए, बैरिकेड तोड़कर सारे किसान शांतिपूर्वक तरीके से सीएम हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ परमानेंट धरना अपना रखेंगे जब तक सरकारी खरीद चालू। एक बार फिर किसानों की तहरीक ने पुरानी शक्ल इख्तियार कर ली है। करनाल में किसानों के लिए लंगर का निज़ाम शुरू हो चुका है। यहाँ का जायजा लिया हमारे साथी हिमांशु नारंग ने। धान की खरीद ना होने के चलते किसानों ने सीएम आवास का घेराव कर दिया है और आंदोलन उसी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस तेजी से नवंबर के अंदर 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब और हरियाणा से आंदोलन दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा था। एक तरफ सीएम आवास के बाहर किसान धरने पर बैठे हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए लंगर की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, रोटी की व्यवस्था की गई है, दाल की व्यवस्था की गई है, हलवे की व्यवस्था की गई है, ताकि किसान जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसानों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ सेवादारों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, सीएम आवास के बाहर आप बैठ गए हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए लंगर व्यवस्था। जी किसानां दी सीएम निवास दे अगे बैठना मजबूरी है, शौक नहीं जी साडा जी। धान की खरीद ना होने के चलते किसान अनाज मंडी से सीएम आवास तक पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए लंगर व्यवस्था। ये तो गुरु नानक देव जी का लंगर है, चलता रहना है। यहाँ पर घर से महिलाएं, बच्चे, किसान पहुंचे हैं। एक तरफ धरना प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर किसान बैठ गए हैं। धरना देने के साथ साथ उनके लिए जो लंगर व्यवस्था है वो भी शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। किसानों के आंदोलन को 1 साल होने को है। आज गांधी जयंती के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ खास रहा, आपको दिखाते हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन है और इस समय हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान क्रांति गेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आखिरकार क्यों कहा जाता है किसान क्रांति गेट, हम जानते हैं किसानों से। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आज 2 अक्टूबर का दिन है, किसान आंदोलन को 10 माह हो गए हैं, क्यों कहा जाता है इसे किसान क्रांति गेट। देखिए, ये 2018 में जिस समय एक यात्रा हरिद्वार से हमारी चली और वो महात्मा गांधी जी की समाधि पर जानी थी और वहाँ केवल ये बताना था इस केंद्र सरकार को आज किसान के साथ कितनी ज्यादती हो रही। प्रदेश सरकार है, केंद्र की सरकार है, वे अंधी बहरी हैं, कोई सुनाई नहीं है किसानों के। यानी किसान को जमीन में दफन करने का काम किया जा रहा है उस गांधी के देश में। उस दिन यहाँ पर रोककर बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाई गई और वो वहां जाने से रोक दिया गया। रोकने के बाद यहाँ रात को किसान रुके और जहां रुके, जहां आसरा मिला, वो स्थल आज जब तक हम जीवित रहेंगे वो किसान क्रांति गेट का नाम उसी दिन से इस पे किसानों ने अपनी तरफ से लागू कर लिया था और वो तब तक लागू रहेगा जब तक हम किसान जीवित रहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक शुरुआत हुई थी। चंद्र जी, आप बताइए, 10 माह हो गए आंदोलन को, आज क्या विशेष रहने वाला है यहाँ पर। विशेष रहने वाला तो यही यज्ञ किया है, हवन किया सुबह सुबह। 2 अक्टूबर को तो हम भूल ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर। किसान जो है, अगर यहाँ धरना नहीं चलता हुआ होता तो भी हम जो है पिछले साल भी आए थे। 2 अक्टूबर के दिन हवन करते हैं, जरूर अपनी जो है अपनी बात रखते हैं, आगे की रणनीति तैयार करते हैं हमारे सारे वरिष्ठ पदाधिकारी बैठ के, और धरना तो इसी तरह से चलता रहेगा। आज भी जो है हमने हवन किया और अब जो है मंच पर जाकर जो है हमारे आज महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी का भी जयंती है, उनके माला चढ़ाएंगे और जो है इस दिन को याद करते रहते हैं। किसान इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। सौरव, आप बताइए क्या क्या तस्वीर बदली है इस आंदोलन की। 2 अक्टूबर का दिन आ गया है,
और 10 माह हो गए हैं। कितना लंबा और चलने वाला आंदोलन है? यह आंदोलन तो अभी बहुत लंबा जाएगा, 2024 से भी आगे जा सकता है। और इस आंदोलन की खासियत यह रही कि जो गांव के युवा थे, जो गाड़ियों पे आ गए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, वो अब ट्रैक्टर का शौक कर रहे हैं। अगर कहीं उन्हें जाना होता है तो वो प्रदर्शन में ट्रैक्टरों से हिस्सा लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत रही कि जो है गांव का युवा अब खेत से जुड़ रहा, मिट्टी से जुड़ रहा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के दिन? देखिए जी, आज के दिन ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने भी बोल दिया है, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक पहले वाली सरकारें थी और महात्मा गांधी जी थे, लाल बहादुर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सीएनजी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा आम आदमी की जेब पर ही बोझ बढ़ रहा है। क्या कुछ कहना है मकामी लोगों का, आइए आपको दिखाते हैं। सीएनजी 80 रुपए के लिए महंगी हो गई है, इसीलिए। हाँ, आज से 2 रुपये 28 पैसे। हाँ जी, इसीलिए कम भरवाई है। पहले ज़्यादा भरवाते थे। पहले ज़्यादा भरवाते थे, पहले 100-150 की भरवाते थे। अब वो महंगी हो गई तो 80 रुपए के लिए। अभी महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कभी सिलेंडर महंगा, कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा। सीएनजी 100 रुपये लिए, अभी महंगी हो गई ना। हाँ, आपने सीएनजी लिया आज? हाँ जी, आज से 2 रुपये 28 पैसे पर किलो सीएनजी महंगी महंगी हो गई है बिल्कुल। अब तो गवर्नमेंट का बुरा हाल हुआ पड़ा है। हर रोज कोई ना कोई चीज महंगी होती जा रही है, हर रोज। भगवान ही जाने क्या होगा। सर इफेक्ट तो पड़ ही रहा है पॉकेट पर। अब पॉकेट पे तो महंगाई की मार पड़ ही रही है सर। नॉर्मल जो है एम्प्लॉय क्या करेगा सर। अब हर चीज़ है, पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, सीएनजी इंक्रीज हो रही है सर। तो अब ये है कि हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है सर। परेशानी तो है ही सर। सीएनजी के रेट तो नहीं बढ़ाने चाहिए सर इन्होंने, लेकिन बढ़ा ही रहे हैं। अभी 43 रेट थी, 45 रुपये कर दिए। इस महीने में 4-5 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने, बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन सीएनजी के रेट नहीं बढ़ने चाहिए सर। पेट्रोल के रेट तो पहले से ही हैं। पेट्रोल डीजल भी लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है सर। गवर्नमेंट ही ऐसी है, इनको नहीं दिख रहा ना किसी गाड़ी वाले को कैसे कोई कैसे चला रहा, कैसे नहीं चला रहा और क्या कर रहा है। बस रेट बढ़ाओ। और इस वक्त की अहम खबर आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के मटन में एक मंदिर की मुबैना बेहुरमती की गई है। कहा जा रहा है कि शरपसंदों ने मंदिर की बेहुरमती की है। पुलिस ने इस पूरे वाक़े का नोटिस ले लिया है। नाजरीन, हम इस वाक़े की पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, आपसे हम जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है और अभी तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल हिना, अभी कुछ देर पहले ये इतला मिली कि जो मटन जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में वाक़ा है, मटन काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस भी है और रिलीजियस इंपॉर्टेंस का भी जो है मकाम है। तो वहाँ पर मंदिर वाक़ा है जिसको माता बरगशिका का मंदिर कहते हैं। काफ़ी हिस्टोरिकल और मजहबी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है ये मंदिर। और वहाँ पर जो कुछ शरपसंद अनासिर हैं उन्होंने वहाँ पर जो है मंदिर की बेहुरमती की है और वहाँ पर जो माता की मूर्ति है उसको भी नुकसान पहुँचाया है और काफ़ी दिलदोज़ सानिया ये पेश आया है। और जिसके लिहाज से, जिसकी वजह से जो यहाँ पर तमाम अकीदतमंद है या आम लोग हैं उनके जज्बात भी मजरूह हो गए हैं, उनके जज्बात को काफ़ी ठेस पहुंची है। तो हम भी अभी ऑन वे हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, ये पहाड़ी पर वाक़ा है और हमारी भी यही कोशिश है कि हम वहाँ पर पहुँच जाए। हालांकि तस्वीर हमने पहले ही नशर की है न्यूज़ 18 पर। तो पुलिस ने इसका सख्त तौर पर नोटिस लिया है और अभी अभी जो है डीसी अनंतनाग ने भी इसके जो तहकीकात के अहकाम जो है वो सादिर किए हैं। और अभी जो हम ऑन वे हैं तो हमारे साथ SSP अनंतनाग भी है, तहसीलदार मटन भी है और जो DSP हेडक्वार्टर है वो भी यहाँ पर है और DIG साउथ कश्मीर ने पहले ही पहुँच गए हैं वहाँ पर। और इस तमाम जो वाक़या है इसका संगीन नोटिस लिया है और इस सिलसिले में पुलिस ने FIR दर्ज की है और मज़ीद तहकीकात है जो है वो शुरू कर दी गई है ना। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के मटन में एक मंदिर की मुबैना बेहुरमती की गई है। कहा जा रहा है कि शरपसंदों ने मंदिर की बेहुरमती की है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। और नाज़रीन,
हम इस वाक़े की पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। सब लोगों की माँ है और बार बार मैं यहाँ से मैसेज देता था कि यहाँ पर बरादरी है, कम्युनल हारमोनी है, हिंदू मुस्लिम एकता है, मगर कुछ मिसकरेंट्स है जो ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में फिर वही मौसम हो जाए, वही भाईचारा हो जाए और कश्मीरी लोग वापस आ जाए। तो सब मतलब कुछ चाहते नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि सारे ऐसे नहीं है। ये कुछ बदमाश लोग होते हैं जो यहाँ के अमन को धर्म भरम करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे मंदिर है, स्थापन है, ये हमारे माँ होती है, ये बाप होते हैं हमारे, और ये सब जो भरकिशका भगवती जिसमें नुकसान पहुँचाया गया है, ये हमारी कुलदेवी है, सारे इलाके की कुलदेवी है। मुझे डीसी साहब ने, डीआईजी साहब ने, तहसीलदार साहब ने, एसएचओ साहब, एसएसपी, डीएसपी साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि जो भी कल्प्रेट इसमें है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूज़िक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।